नमस्कार। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के पश्चात लगभग 4 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। और ये राज्याभिषेक में 4 दिन की जो देरी हुई, इस देरी के पीछे एक मीर खलीफा का षड्यंत्र माना जाता है। बाबर अपने अंतिम दिनों में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया और प्रशासन की सारी शक्तियां मीर खलीफा के हाथों में थी। मीर खलीफा ने इस स्थिति का लाभ उठा करके बाबर के बाद हुमायूं को बादशाह नहीं बना करके बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाने का एक षड्यंत्र रचा, जिसको मीर खलीफा के षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। मीर खलीफा के षड्यंत्र का उल्लेख निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकात अकबरी में किया है और इसलिए इसको मीर खलीफा के षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी था। इसके अलावा हुमायूं ने गद्दी पे बैठने के बाद में सबसे पहले अपने भाइयों के साथ अपने राज्य का विभाजन किया, क्योंकि बाबर ये चाहता था कि उसके सभी बेटों में राज्य का विभाजन हो। इसलिए हुमायूं पहला व्यक्ति है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जिसने स्वयं बादशाह होते हुए भी उसने अपने भाइयों को भी जागीरें प्रदान की, उनको राज्य दिए। राज्य का बंटवारा इस तरह से किया था। कामरान जो उसका भाई था उसको काबुल और कंधार, पंजाब और हिसार फिरोजा का क्षेत्र दिया गया उसको। और दूसरा भाई अस्करी को उत्तर प्रदेश में संभल की जागीर दी गई थी। और तीसरा भाई हिंदाल को उसने मेवात का प्रदेश दिया था। अब हम देख रहे हैं कि राज्य का विभाजन हो गया है और हुमायूं गद्दी पे बैठ गया और उसके बाद में राज्य का विभाजन हो गया है। लेकिन विभाजन के बाद में उसकी जो असली चुनौतियां थी, उसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे भारत में, जो उसको यहाँ से हटा करके और दिल्ली और आगरा की सत्ता को हासिल करना चाहते थे। उसमें पहला प्रतिद्वंदी महमूद लोदी, दूसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह और तीसरा शेर खान। महमूद लोदी जब बाबर की मृत्यु के बाद में अफगानों का नेतृत्व कर रहा था और मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर रहा था, तो अगस्त 1532 में हुमायूं और लोदी के बीच में एक दोरो का एक युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया और इस युद्ध में अधिकांश अफगान सरदार मारे गए और महमूद लोदी ने संन्यास ले लिया। दोरो के इस युद्ध को देवरिया के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक प्रतिद्वंदी जो है वो समाप्त हो गया। दूसरा था बहादुर शाह। ये मालवा और गुजरात का शासक था और ये भी चाहता था कि मुगल साम्राज्य पे वो अधिकार करे। इसके पास रूमी खान के नेतृत्व में एक विशाल तोपखाना था। हुमायूं का बहादुर शाह पर आक्रमण करने का कारण बहादुर शाह द्वारा विद्रोही सरदार मोहम्मद जवान मिर्जा को अपने यहाँ शरण देना था और हुमायूं के मांगने पर उसको मना कर देना था। 1535 में हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उस पर घेरा डाल दिया, तो मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमजीत की मां कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेज करके और बहादुर शाह के विरुद्ध मदद मांगी, लेकिन हुमायूं ये मदद करने में असफल रहा और ये मदद नहीं कर पाया। इसके बाद जब बहादुर शाह चित्तौड़ विजय के बाद वापस लौट रहा था, तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में अप्रैल 1535 में मंदसौर में ये एक लड़ाई लड़ी गई और इस युद्ध में रूमी खान और बहादुर शाह के तोपखाने की अध्यक्षता की थी रूमी खान ने। और इस युद्ध में बहादुर शाह को पराजित करके हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा करते हुए उसे पहले मांडू, फिर चंपानेर और फिर अहमदाबाद से निष्कासित कर दिया और बहादुर शाह ने भाग करके पुर्तगालियों के पास दीव यानी ड्यू में शरण ली थी।
बहादुर शाह को गुजरात से निष्कासित करके हुमायूं ने चंपानेर पर आक्रमण किया और वहाँ से चंपानेर का जो किलादार था वो इख्तियार खान था और इसके पास में सारा का सारा खजाना था, जो अगस्त 1535 में एक छोटी सी लड़ाई हुई और इख्तियार खान पराजित हो गया और किले पर हुमायूं का अधिकार और संपूर्ण राजकोष उसको मिल गया। तो इस प्रकार हुमायूं की ये जीत हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही हुमायूं ने गुजरात और मालवा का ये प्रांत जो है वो पुणे खो दिया, क्योंकि ये थोड़े दिनों के बाद में प्रशासन की सारी जिम्मेदारी जो थी वह अपने भाई अस्करी को सौंप दी और खुद जो है वो नाच रंग इत्यादि में व्यस्त हो गया, विलासिता में डूब गया और जनता, गुजरात और मालवा की जनता जो थी वो हुमायूं के विरुद्ध हो गई। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ सेटअप कर नहीं पाया। तो इसलिए हुमायूं के बारे में लेनपुल लिखता है कि मालवा और गुजरात में हुमायूं असफल रहा और गुजरात और मालवा हुमायूं के शेष साम्राज्य के बराबर थे और वे पके हुए आम की भांति आसानी से उसके हाथ में तो आ गए और उतनी आसानी से उसके हाथ से निकल भी गए। तो इस प्रकार ये दूसरा जो प्रतिद्वंदी था वो बहादुर शाह था और तीसरा प्रतिद्वंदी शेर खान या शेरशाह था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से दो युद्ध लड़े गए। पहला चौसा का युद्ध, चौसा बिहार में स्थित है, और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में जून 1539 को 1539 को हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। इस युद्ध के परिणाम जो थे वो ये थे कि पहली बार शेर खान के नेतृत्व में अफगानों द्वारा मुगलों को पराजित किया गया इस युद्ध में, और दूसरी बात ये थी कि युद्ध के बाद ही शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि, तो चौसा के युद्ध के बाद में हमें ध्यान रखना है। इस युद्ध के बाद शेर खान ने अपना राज्याभिषेक चौसा में ही संपन्न करवाया। और दूसरा युद्ध था कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ये युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच मई 1540 लगभग एक साल बाद में लड़ा गया और इस युद्ध में भी एक बार पुणे शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। इस युद्ध के बाद शेरशाह द्वारा हुमायूं को हिंदुस्तान से निष्कासित कर दिया गया और इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए भारत में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और शेरशाह द्वारा पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई, जो पानीपत में बाबर द्वारा इब्राहिम को हरा करके किया गया था। और चौसा के युद्ध की एक और महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इस युद्ध में पराजित हो जाने के बाद में हुमायूं को गंगा नदी में डूबने से बचाने के लिए एक निजाम नामक एक भिश्ती द्वारा इसको बचाया गया था और अपनी जान बचाने के एवज में हुमायूं द्वारा निजाम को एक दिन के लिए मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था और बादशाह बनने के बाद निजाम ने अपने नाम से चमड़े के सिक्के जारी करवाए। तो ये एक दिन का बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब हम देख रहे हैं कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान से निष्कासित कर दिया और हुमायूं पंजाब की ओर जा रहा था। तब जोधपुर के शासक राव मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता के लिए जोधपुर आमंत्रित किया, किंतु इस समय हुमायूं ने राव मालदेव के निमंत्रण को स्वीकार न करके अपने छोटे भाई कामरान से मदद लेकर के पंजाब जाने का पंजाब जाने का निश्चय किया। किंतु जब मिर्जा कामरान ने हुमायूं को अपेक्षित मदद नहीं मिली तो हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ शरण ली। अमरकोट सिंध प्रांत में स्थित एक हिंदू राज्य था और अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के मेलों में ही 15 अक्टूबर 1542, डेट याद रखिएगा, अकबर का जन्म हुआ। ठीक है। किंतु जब अमरकोट के राणा वीरसाल से हुमायूं के संबंध खराब हो गए तब हुमायूं ने जोधपुर के शासक राव मालदेव से मदद प्राप्त करने के लिए जोधपुर जाने का निश्चय किया। किंतु जब शेरशाह द्वारा राव मालदेव को ये धमकी दी गई कि उसके द्वारा हुमायूं को मदद देने पर वह जोधपुर पर आक्रमण कर देगा, तब राव मालदेव ने भी हुमायूं को मदद देने से इनकार कर दिया। अतः हुमायूं फलोदी से वापस
लौट गया और गजनी व कंधार होते हुए उसने ईरान के तत्कालीन शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली। जब 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई, शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह था और शूर साम्राज्य 3 शूर शासकों में विभाजित हो गया। उनमें आपस में झगड़े हो गए, फूट पड़ गई। उसका लाभ उठाकर हुमायूं ने पंजाब पर 1555 में आक्रमण किया और जिसके फलस्वरूप हुमायूं पंजाब के तत्कालीन शासक सिकंदर शाह सूर के मध्य एक युद्ध लड़ाया गया जिसको मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो मच्छीवाड़ा जो है वर्तमान में ये पंजाब में एक लुधियाना नगर है, यहाँ पर स्थित है। और ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य मई 1555 में लड़ा गया और हुमायूं इसमें विजयी हुआ और तत्पश्चात अकबर को यहाँ का गवर्नर बना दिया गया। बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था इस युद्ध के बाद। दूसरा युद्ध लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध। ये दूसरा युद्ध था जो हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य जून 1555 में लड़ा गया। इसमें भी हुमायूं विजयी हुआ और इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर से आगरा और दिल्ली दोनों छीन करके उन पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं द्वारा जुलाई 1555 में आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और उसके 6 महीने बाद जनवरी 1556 में दिल्ली में स्थित शेर मंडल दुर्ग में स्थित एक लाइब्रेरी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसलिए प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार लेन पूल ने फिर लिखा कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खा करके ही वह मर गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हुमायूं के बारे में ये एक टॉपिक आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मुख्य मुख्य बातों को सम्मिलित करने का हमने प्रयास किया है और इसको और थोड़ा सा आप लोग तैयार करके एग्ज़ाम के हिसाब से अपने नोट्स बना करके एग्ज़ाम के हिसाब से इसको और तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।